बच्चों, आज हम ऊर्जा के स्रोत पाठ का अध्ययन करेंगे। वह स्रोत जो सरलता से नियत दर पर लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान कर सके, ऊर्जा का स्रोत कहलाती है। और ऊर्जा के स्रोतों में कुछ विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे कि उसे सरलता से हमें सुलभ होना चाहिए, भंडारण व परिवहन में आसान होना चाहिए, इसकी कीमत अधिक नहीं होनी चाहिए और समान मात्रा से अधिक कार्य करने में सक्षम होना चाहिए। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होते हैं? ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वो होते हैं जिनसे हम बहुत समय से, काफ़ी लंबे समय से जिनसे हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं और आज भी ये ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के रूप में इस्तेमाल होते हैं। हालांकि आजकल अभी नए तमाम स्रोत भी जैसे कि सोलर एनर्जी और ये सारी चीज़ें यूज़ होने लगी हैं, लेकिन परंपरागत स्रोतों से ऊर्जा का निर्माण अभी भी एक मुख्य रूप से हमारे देश में प्रचलित है। तो अगर हम परंपरागत स्रोतों की बात करें तो इसमें सबसे पहला नंबर जीवाश्म ईंधन का आता है। जीवाश्म ईंधन क्या है? लाखों वर्षों पूर्व पृथ्वी की सतह के अंदर दबे पेड़ पौधे तथा जीव जंतु जो उच्च ताप तथा दाब के कारण सतह के अंदर जीवाश्म ईंधन के रूप में परिवर्तित हो गए, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाले जीवाश्म ईंधन होते हैं। जीवाश्म ईंधन बनने की क्रिया को हम जीवाश्मीकरण कहते हैं। सबसे पहले हम कोयले की बात करें तो ये कार्बन तथा कार्बन के अन्य तत्वों जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि के साथ बनाए गए यौगिकों का मिश्रण होता है। और यदि पेट्रोलियम की बात करें तो ये काले रंग का एक विशेष गंध वाला क्रूड ऑयल होता है जो हाइड्रोकार्बन के सम्मिश्रण के द्वारा बनता है। प्राकृतिक गैस क्या होती है? प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन होती है। ये जलाने में कम कार्बन और प्रदूषक उत्पन्न करती है, जबकि जो कोयला और पेट्रोलियम, इसके पहले हमने जिसकी बात की थी, उससे जब वो जलते हैं तो एक बहुत अधिक मात्रा में ऐसे विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो प्रदूषण को बहुत ही अधिक बढ़ाते हैं हमारे पृथ्वी के लिए, खास तौर से वायु प्रदूषण को। अब जीवाश्म ईंधन के अगर हम दोषों की बात करें तो दोषों में ये हो जाएगा कि सबसे पहले जीवाश्म ईंधन जलने पर वायु में प्रदूषण उत्पन्न करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा जलने पर अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करता है जो अम्लीय वर्षा करके पीने योग्य पानी को और पृथ्वी के अन्य चीज़ों को जैसे पेड़ पौधों को, मनुष्यों को बहुत ही अधिक प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन पूर्णतया ज्वलित नहीं होते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से जल नहीं पाते हैं, इनके अवशेष रह जाते हैं जो अगेन एक पॉल्यूटेंट या प्रदूषक के रूप में कार्य करने लगते हैं। अगला नंबर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में तापीय विद्युत संयंत्रों का आ जाता है, जिनको हम थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का ही प्रयोग करके इनको जलाकर जल उबालकर भाप बनाई जाती है और इस भाप को टरबाइनों को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जब ये टरबाइन घूमते हैं तो विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रकार इन संयंत्रों को तापीय विद्युत संयंत्र कहने का कारण यह भी है कि ये संयंत्रों में ऊर्जा के दहन के द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसे हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। इसके बाद जल विद्युत संयंत्र का नंबर आता है। पहला आपने पढ़ा जीवाश्म ईंधन, दूसरा तापीय विद्युत संयंत्र। अब आप जल विद्युत संयंत्र के बारे में, जिसको हाइड्रो पावर प्लांट कहते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो ये क्या होता है? इसमें ऊर्जा के एक अन्य पारंपरिक स्रोत है, बहते हुए जल को यहाँ इस्तेमाल करते हैं। बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा अथवा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा को हम इस्तेमाल करके विद्युत को बनाने में हम
इसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि ऐसे जलप्रपात बहुत अधिक संख्या में नहीं मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, तो इनका उपयोग स्थितिज ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम कम कर पाते हैं, इसलिए बांधों को बनाना आवश्यक हो जाता है। नॉर्मली जो नदियाँ होती हैं उनके ऊपर बांध बनाकर हम इस प्रकार के जल विद्युत संयंत्र के द्वारा विद्युत को प्राप्त कर पाते हैं। इसका सिद्धांत इस प्रकार से है कि जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर बड़े बड़े जलाशय में जल को एकत्र कर लेते हैं और ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में जल संचित रहता है और जिसके फलस्वरूप भरे हुए जल का ऊंचा तल हमें प्राप्त होता है और बांध के ऊपरी भाग से पाइपों के द्वारा जब हम जल को बांध के आधार के पास स्थित टरबाइन की ब्लेडों पर मुक्त करते हैं तो टरबाइन की ब्लेड घूर्णन गति करने लगते हैं और इस प्रकार की गति के कारण जनित्र जो होता है, जो विद्युत का निर्माण करता है, ये चलने लगता है और इसके द्वारा विद्युत उत्पन्न होने लगती है। ठीक है बच्चों, इसके लाभ क्या हैं? इसके कुछ लाभ ये हैं कि ये विद्युत जब हम इस प्रकार से विद्युत का उत्पन्न करते हैं तो इसमें वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। नंबर 2, बहता हुआ जल बिना किसी मूल्य के आपको प्राप्त हो सकता है। मतलब इसमें आपके को जल के लिए, जैसे पहले वाला था ताप विद्युत संयंत्र, उसमें आपको जीवाश्म ईंधन को जलाना पड़ रहा था, तो आपको वो खरीदना था, उसकी भी एक मार्केट वैल्यू होती है, उसमें पैसा लगता है। इसमें उतना जल जो है वो हमको मिल जाता है इजीली, जिसमें आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है सरकार को हमारी। और तीसरा का लाभ ये है कि जल एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। मतलब ये कि जो वर्षा का जल है उसके द्वारा नदियों में तो जल का मात्रा बनी रहती है और ये बराबर मिलने वाला है। नवीकरणीय का अर्थ क्या है? नवीकरणीय का अर्थ ये होता है जिसे हम पुनः प्राप्त कर सकें। अब यहीं पे एक टर्म आ जाता है अनवीकरणीय। अनवीकरणीय स्रोत वो स्रोत होते हैं जो हमें दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और ये आपका कोयला जो ज़मीन के अंदर हमें मिलता है, ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके जो भंडार हैं वो सीमित हैं। तो सीमित भंडार होने की वजह से हम इसको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं, जो कि एक दिन नष्ट हो जाएगा। जबकि ये जो बहता हुआ जल है ये एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और ये लगातार हमें मिलता रहता है, बनता रहता है, इसलिए ये नवीकरणीय टर्म यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब इसके दोष भी हैं। क्या दोष हैं? दोष ये हैं कि बांधों के निर्माण से वातावरण को बहुत नुकसान पहुंचता है। कैसे नुकसान पहुंचता है? वहाँ के पेड़ पौधे, पशु और उस क्षेत्र में रहने वाले प्राणी जल में डूबे रहते हैं। यहाँ के खेत जिनकी उत्पादन क्षमता बहुत कम हो जाती है। बांधों के निर्माण के कारण बांधों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र में ही किया जा सकता है और इसी वजह से इसके निर्माण का क्षेत्र भी सीमित होता है। ये तो रहे इसके दोष। तो बच्चों, आज मैंने अभी आपको बताया कि ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। इसके बाद मैं अगले ऑडियो में आपको चैप्टर का अगला भाग ज़रूर बताऊंगी, जो है आपका परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों के उपयोग करने के लिए हमने यंत्र विज्ञान में या प्रौद्योगिकी में जो सुधार किए हैं। तब तक आप इतना मेरा ऑडियो सुनिए।